ओके फाइन। तो देखिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है, बट बिफोर 13 हमने जो भी पढ़ा है आई थिंक उसमें सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर आपके होने चाहिए कि एसी सर्किट, एसी सर्किट के अंदर जो भी करंट मिलता है, जो भी वोल्टेज होता है, वो एक्चुअल करंट एक्चुअल वोल्टेज नहीं होता है, जिसको वर्चुअल करंट या तो वर्चुअल वोल्टेज कहते हैं, जिसको आप IRMS या तो VRMS कह सकते हैं। यू कैन से ERMS, यू कैन से VRMS, दोनों का मतलब सेम होता है। यू कैन ऑल्सो से दैट, जहाँ पे इस लिखने लिखने के डिफरेंसेस बता देता हूँ आप लोगों को, शायद आपको ये रेफरेंस बुक वगैरह में देखो तो VRMS का हो या ERMS का हो, दोनों का मतलब सेम। VRMS इक्वल्स टू V0/√2 का हो, या तो इसको VM/√2 का हो, या तो इसको E0/√2 का हो, या तो इसको EM/√2 का हो। M स्टैंड फॉर मैक्सिमम वोल्टेज। इस मैक्सिमम वोल्टेज को याद होगा, E इक्वल्स टू नवाब साइन ओमेगा टी। तो ये जो VM कहते हो या तो V0 कहते हो, इन दोनों ही वैल्यूज को आप कह सकते हो नवाब, एन ओमेगा ए बी। ये जो एन ओमेगा ए बी है उसको V0 भी कह सकते हैं, VM भी कह सकते हैं। तो आपको इसके बारे में बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। We had discussed that is called the virtual current and virtual voltage, that is IRMS। IRMS क्या होता है? तो क्या IRMS वो करंट है जो मीटर में हम मेजर करते हैं, पर वही करंट या तो वही वोल्टेज जो मीटर में मेजर होता है वो एक्चुअल करंट या वोल्टेज नहीं होता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, IRMS या तो ERMS वो होता है जो हम मीटर में, ए मीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, उसमें जो हम मेजर करते हैं। ओके, पर जो एक्चुअल सर्किट में करंट होता है वो IRMS या तो VRMS वोल्टेज उसका नहीं होता है। तो वो क्या होता है? जो सर्किट के अंदर जो फ्लो करता है वो IM होता है, और IM/√2 हमें IRMS मिलता है। मतलब हमने जो करंट मेजर किया उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का? √2 के साथ। तो मुझे एक्चुअल करंट जो है वो मिल सकता है। सेम वे एक्चुअल AC वोल्टेज चाहिए तो आपको VRMS वैल्यू के साथ √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, दिस इज द बेसिक रीजन जो आपने IRMS VRMS की आइडिया निकाला। Question is about ये theoretical, just a simple question is some important characteristics of the series resonance circuit. First of all you have to understand, हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि रेजोनेंस होना मतलब क्या, तो कि दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना। कौन कौन सी दो फ्रीक्वेंसी? तो कि एक फ्रीक्वेंसी या तो एक रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड अनदर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर मान लो LCR सर्किट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आगे भी बताऊंगा, कि LCR हो तो ही रेजोनेंस कंडीशन बनेगा। जैसे हमने आपको एक दो पॉइंट पे अभी करेक्ट किया कि यार अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि फेज जीरो, कि जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो फेज जीरो ही हो जाएगा, फेज जीरो हो जाएगा, ओनली आर ही मिलेगा। तो क्यों ना सीधा एक ही आर ले लिया जाए और रेजोनेंस है ऐसा बता दिया जाए? तो कि नहीं, ऐसा नहीं बता सकते। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर मैं ऐसा कह देता लाइक दिस, मैंने कहा ओनली रेजिस्टर कंडीशन, तो उसमें Z इक्वल टू आर की है। अब LCR हो तो Z की वैल्यू R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर ऐसा है। अब मैंने कहा यार रेजिस्टेंस रेजोनेंस कंडीशन बनी, ये दोनों इक्वल हो गए। जैसे ये दोनों इक्वल हो गए, अंडर रूट R² हो गया, अंडर रूट R² हो गया, तो ये मोड आर हो गया। कौन? तो क्या Z। तो यार ये दोनों तो एक जैसे नहीं बने, Z इक्वल टू आर, Z इक्वल टू आर, तो क्या बने तो एक जैसे, पर ये ओनली आर है जिसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है। इसमें LCR तीनों है, और उस तीनों में से हमने ऐसा कहा कि हमने ओमेगा L और 1/ओमेगा C को हमने इक्वल किया, और तब जाके ये रेजोनेंस बना। इट इज समथिंग लाइक दैट कि कमरे में मैं अकेला था और मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, मैं एकदम शांति से 1 घंटे तक बैठा रहा। दूसरा किस्सा ऐसा है कि कमरे में 3 लोग थे और 3 में से 2 लोग मेरे लिए कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया और मैं 1 घंटे तक वहां उन लोगों के सामने चुपचाप बैठा रहा। क्या दोनों कंडीशन सेम बनी? क्या मैं दोनों में चुपचाप बैठा रहा? तो क्या हाँ। दोनों में मैंने 1 घंटे तक गुस्सा किया? तो क्या ना।
तो क्या दोनों कंडीशन सेम बनी, हाँ या ना? हेलो, क्या दोनों कंडीशन सेम बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी सर। ओके, क्या रीजन है, क्यों नहीं बनी? दोनों में मैं चुप रहा तो क्या हाँ? दोनों में मैंने गुस्सा किया तो क्या ना? दोनों में मैं 1 घंटे तक चुपचाप बैठा रहा तो क्या हाँ? तो मैं चुपचाप बैठा, गुस्सा नहीं किया, 1 घंटे तक बैठा रहा, तो क्यों दोनों कंडीशन सेम नहीं है? क्योंकि एक एक में आप अकेले थे और एक में आपके साथ कोई था, लेकिन फिर भी आपने गुस्सा नहीं किया। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। दोनों कंडीशंस दिखती सेम है, मैं चुप रहा, मैं शांत रहा, मैंने गुस्सा नहीं किया, 1 घंटे तक बैठा रहा, वही कमरा था। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का एंड रिजल्ट इट साउंड्स द सेम, बट स्टिल इट्स नॉट सेम। व्हाई? बिकॉज इन अ फर्स्ट कंडीशन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द पॉसिबिलिटी टू गेट एंगर। क्यों? तो कि वहां पे कोई था ही नहीं जिसके ऊपर आप एंगर अपने निकाल सको। वो ऑब्वियस था, ओनली आर था, तो ओनली आर है तो वहां पे तो जेड आर ही है, ऑब्वियस है। वहां पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जीरो ऐसा कहने का क्या फायदा, एक्सएल एक्स सी इक्वल हो गया ऐसा कहने का क्या फायदा? क्यों? तो कि सर्किट में भाई ओनली आर ही है। पर z इक्वल टू आर बनता जब एक्सएल और एक्सी दोनों के होने के बावजूद कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे हमने दोनों को इक्वल किया, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हुआ, इंडक्टर ने भी रेजिस्टेंस ऑफर किया, कैपेसिटर ने भी रेजिस्टेंस ऑफर किया, और उसके बाद ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बनी जिसको हम कहते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये कहाँ से आई? तो कि यार ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई एफ का स्क्वायर करिए, 1/एल सी करिए, इधर आप रूट ले लीजिए। सो यू हैव 2 पाई एफ 1/रूट एल सी। इफ यू वांट एफ, सो इट है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला मिलता है, इट इज वन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। आई थिंक मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि अगर मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 98.3 ही ट्यून करना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लो आप कहते हो कि यार फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आते हैं, मैं दिन में 8 से 9 घंटा पढ़ता हूँ फिर भी फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, आपने मुझे अपना प्रॉब्लम बताया, मैंने सोचा चलो थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मैंने पूछा आपने पढ़ाई कब शुरू किया, शाम क्या किया, आपने सब बताया। तो मुझे मिला कि आपने 9 घंटा पढ़ाई किया, पर पहले 1.5 2 घंटा आपने केमिस्ट्री किया, उसके बाद मैथ्स किया, उसके बाद फिर से केमिस्ट्री किया, उसके बाद फिर से मैथ्स किया। आपने 9 घंटे तक पढ़ाई किया और आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा फिजिक्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या ये ऑब्वियस है, नहीं आएगा ना रिजल्ट? क्यों? क्योंकि 9 घंटा तो पढ़ा, पर उस 9 घंटे में सिर्फ पढ़ा क्या? क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स, रिजल्ट में किसकी चिंता है? तो कि फिजिक्स की। वो पढ़ा तो कि नहीं, वो तो पढ़ा ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा यार? इट्स वेरी ऑब्वियस। सेम वे हियर, फॉर रेजोनेंस यू हैव टू मेक दिस टू वैल्यूज इक्वल, नंबर वन। नंबर टू, वो वैल्यू हर एक जगह पे इक्वल नहीं होगा, वो कोई ना कोई एक ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जहां पे ये वैल्यू एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट कि मुझे रेडियो मिर्ची सुनना हो तो बस रेडियो ऑन करो, कहीं पे भी रेडियो मिर्ची आता है, तो नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा। इट इज ओनली वन एंड ओनली वन स्पेसिफिक स्टेशन, दैट इज 98.3। वहां पे ही वो ट्यून हो सकता है और कहीं जगह पे वो ट्यून नहीं हो सकता। So this is the condition FR, that is the resonance frequency. इम्पेडेंस इज अ मिनिमम एंड प्योरली रेजिस्टिव। आई थिंक ये पॉइंट्स मैंने बताए थे, फिर भी बता दूं। इम्पेडेंस मिनिमम, इम्पेडेंस इज अ वन काइंड ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। वो जितना मिनिमम होगा, वो मिनिमम कब होगा? क्योंकि तो यार हमने वो जेड जो बहुत बड़ा लिया था ना डिनोमिनेटर के अंदर, वहां पे सिर्फ आर रहा, वो मिनिमम हो गया। वो मिनिमम हो गया तो प्योरली रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया, वो कम हो गया तो करंट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल टू आर, आई एम सॉरी, एप्सिलॉन डिवाइड बाय आर। एज आर डिक्रीजेस ओवरऑल करंट इंक्रीजेस। कॉमन सेंस की बात है, जितना लाइफ में रेजिस्टेंस कम होगा उतना प्रोग्रेस ज्यादा होगा, करंट अच्छी तरह से फ्लो करेगा। द पावर dissipated in the circuit is the maximum is equals to E square RMS by R. That's the power formula, you know it very well. उसके बाद ये पॉइंट अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द पावर फैक्टर इज अ यूनिटी। मतलब ऐसा हमने बोल दिया है, अभी थोड़ी देर के बाद उसका पॉइंट आएगा कि भाई व्हाट इज दिस पावर फैक्टर।
ओके हाँ, उसके लिए हल्का सा एक पॉइंट में बता दूं, हमने ये ड्रॉ किया था, ठीक है, इफ यू रिमेंबर इट, आई सी आर के केस में, हियर देयर इज आर, देयर इज अ जेड, देयर इज एक्स एंड एक्स सी, तो वहां पे हमने cos phi लिया था। cos phi मींस adjacent अपॉन hypotenuse, तो cos phi का वैल्यू बन जाता है r बाय mod z, उसको कहते हैं पावर फैक्टर। ओके, तो अभी वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि पावर फैक्टर होता क्या है। The series resonance circuit is also called the acceptor circuit. Acceptor का मतलब क्या? हेलो, एक्सेप्टर का मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। सिंपल सी बात है। When a number of frequency, it's something like that. रैंडमली आपके क्लास में मिनिमम 50 लोग होते हैं, 50 स्टूडेंट्स होते हैं आपके क्लास में। डू यू थिंक सो ऑल आर योर बेस्ट फ्रेंड? हाँ या ना? नो सर। ओके, आप जहाँ बैठे हो तो आपके आपके आजू बाजू 8 या 9 लोग तो होते हैं, ऑल आर योर बेस्ट फ्रेंड? नो सर। नो। ओके फाइन। क्या ऐसा जरूरी है कि जो आपके आजू बाजू में बैठे हो उसी में से कोई बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए? हो सकता है। पर वही हो ऐसा जरूरी है? नो सर। जरूरी नहीं है। मतलब क्या? अच्छा, आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स थे, जितने को आप जानते हो या तो वो आपको जानता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके बीच में एक अच्छा सा फ्रेंडशिप है वो डेवलप हो सकता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई 8th स्टैंडर्ड वाला आपका दोस्त बन सकता है? बन सकता है, पर आप उसके कोई कांटेक्ट में नहीं हो, ना तो कहीं आपके आजू बाजू में रहता है, ना आपको स्कूल में कहीं पे आप मिलते हैं, बस ऐसे ही कहीं दूसरी स्कूल का कोई लड़का ऐसे ही जा रहा था और आपका वो दोस्त बन जाए, ऐसा पॉसिबल है? इन रेयर नो केस। सर। कहीं पे मिले ही नहीं है तो कैसे बनेगा? हाँ, कहीं पे आप कोई ट्रैकिंग वगैरह गए, कहीं पे वो मिल गया, कहीं पे पता चला कि यार ये तो अपने नजदीक में रहता है, और दोस्ती हो जाए, वो बात अलग है। मतलब क्या? तो कि आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऑफर की गई, आपको पूरे क्लास में, आप पूरे स्टैंडर्ड में, पूरे स्कूल में जितने भी लोग थे, वो आपको फ्रीक्वेंसी आपको ऑफर की गई, पर आपने वही फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया जिसका और आपका फ्रीक्वेंसी मैच होता हो। ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट कि हम ऐसे कहते हैं कि दो दोस्त बस पूरा दिन लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटे के, वो बेस्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं यार। एक दूसरे का बुरा ही बोलते रहते हैं उसकी एब्सेंस, वो बेस्ट फ्रेंड, ऐसा तो कि नहीं रे। वी हैव दैट कंडीशंस कि वो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब ही हो सकता है जब दोनों का माइंड सेट होता हो, तो वही होता है ये फ्रीक्वेंसी। This is an acceptor circuit. When a number of frequencies are fed to it, it accepts only one frequency and rejects the other frequencies. मतलब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है, पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी दैट इज 98.3 मेगाहर्ट्ज, उसी को वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा, ताकि मैं सुनना चाहता हूँ 98.3, एंड एट दैट मोमेंट दैट करंट इज अ मैक्सिमम एंड फॉर दिस, फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्यों? तो कि वहां पे वो मैच हो रहा है। इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो, आप लोग वहीं पे पढ़ते हो जहाँ पे मजा आता है। हाँ, कोई कोई किस्सा अलग होता है कि मजा नहीं आता है तो भी हम चढ़ा लेते हैं, पर रिजल्ट ओरिएंटेड तो तभी आपको मिलेगा जब आप वही काम करते हो जिसमें आपको मजा आता है। एंड दैट्स वाई मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि आप जो भी करते हो उसमें थोड़े मजे लेना सीख लो, तो आपका काम और आसान हो सकता है। एक्सेप्ट करो कि ये नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो क्या? ऑफ कोर्स नहीं। अच्छा, ये पढ़ना ही पड़ेगा तो क्या? हाँ, अगर थोड़ा सा प्यार से पढ़ लिया जाए तो मज़ा भी आ सकता है, और मज़ा आएगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट नहीं भी आया तो भी आपने मज़े तो किए ना पढ़ने के, तो क्या? हाँ, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। सो दैट एक्सप्लेन विद दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब एक और चीज उसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बताई गई जो अभी मैंने जस्ट बताया, कि अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल, resistance is very less, at that moment current is maximum,
करंट मैक्सिमम है, फ्लो मैक्सिमम है। अगर फ्लो मैक्सिमम है तो काम करने का क्वालिटी कैसा होगा? कि क्वालिटी मैक्सिमम होगा, क्वालिटी बहुत बढ़िया होगा। और उसी क्वालिटी का क्यू यहाँ पे यूज किया गया है, जिसको कहते हैं क्यू फैक्टर। जितना क्वालिटी मजेदार होगा उसी को कहते हैं यहाँ पे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब क्या? तो कि वहां पे भी बहुत 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 सिंपल सी बात जो है वो बताई जाती है। जस्ट अ मोमेंट, और स्मॉल सरप्राइज फॉर यू, वेट अ मोमेंट। ओके, सो दिस इज अ फ्लूट इन माय हैंड। ओके, अगर मान लो यहाँ पे आप जो होल देख रहे हो वहां पे मैंने एयर ब्लो किया, तो वहां पे ऐसा भी एयर जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। एयर तो बहुत ज्यादा गया पर कुछ साउंड में मजा नहीं आया। क्यों? तो कि वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा था। रेजिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए आप ये नीचे वाले ग्राफ में देख सकते हो। रेजिस्टेंस ज्यादा था इसलिए शार्पनेस में कुछ मजा नहीं आया। जितना रेजिस्टेंस मैं कम करूंगा उतना शार्पनेस बहुत ही अच्छा सा आ सकता है। मतलब क्या? तो कि वहां पे हो सके उतना ट्राई किया कि रेजिस्टेंस है वो हो सके उतना कम हो जाए। यहाँ पे भी वही चीज किया हमने कि हमने रेजोनेंस किया। रेजोनेंस मतलब क्या? तो कि जो फ्रीक्वेंसी वहां पे ऑफर हो रहा था वही फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से ब्लो करवाया। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया था इट इज जस्ट एग्जांपल ऑफ ए क्यू फैक्टर। जितना वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा उतना शार्पनेस ग्राफ ज़्यादा होगा। अब उसको थोड़ा और डिटेल में मैं अगर बताऊं, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है और आपको भी कितना पता हो आप में से वो मुझे नहीं पता है, पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओके अगर मैं ऐसा कहता हूँ जिसको थोड़ा म्यूजिक में पता है, और अगर मान लो आप कोई म्यूजिकल शो अगर कहीं देखते हो, तो अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ बजाया तो शायद किसी ने आइडेंटिफाई किया कि ये बजा सारे सा। और कहीं कहीं आप वो म्यूजिकल शो देखते हो तो वहां पे वो लोग ऐसा कहते हैं कि आपका थोड़ा सुर हिल रहा था, वो एग्जैक्ट आपका सा नहीं लग रहा था। ओके, वहां पे आपने जो ग लिया उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। व्हाट्स दैट? वो यही चीज यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाते हैं कि अगर हम 98.2 पे रेडियो मर्ची सुनने जाएंगे तो क्या अपने को मजा आएगा? तो कि नहीं मजा आएगा। 98.4 पे मजा आएगा? तो कि नहीं आएगा। रेडियो मिर्ची सुनने का मजा सबसे ज्यादा किस पे आएगा? तो कि परफेक्ट 98.3 पे। क्यों? तो कि वहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम और करंट हो जाएगा मैक्सिमम। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्यू फैक्टर। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन द सीरीज रेजोनेंस सर्किट, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द क्यू फैक्टर वेयर द क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी। लिखना हो तो नोट्स में लिख लीजिएगा, दैट्स क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी फैक्टर। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, दैट ग्राफ इज करंट वर्सेस ओमेगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ थोड़ा बहुत दिखा है ना, रेजोनेंस का ग्राफ, रेजोनेंस का एक पॉइंट आपने पढ़ा हुआ था 11th स्टैंडर्ड में। वहां पे एक पॉइंट आपको बताया गया था कि जब वो सोल्जर्स व्हेन दे डूइंग दे क्रॉस द ब्रिज, ओके, तो वहां पे उसको बोला जाता है कि जस्ट स्टेप आउट। ओके, मार्च पास्ट नहीं करना है, स्टेप आउट हो जाना है। स्टेप आउट होना यानी जो एक रिदम में चलते हैं लेफ्ट राइट वाले, ऐसे रिदम में ब्रिज में से पास होते हैं तब नहीं चलना है। क्यों? तो कि वहां पे अगर ऑसिलेशंस बढ़ते बढ़ते एकदम मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां पे भी शायद किसी को याद हो सकता है बुक के अंदर परफेक्ट ऐसा ही एक ग्राफ दिया था कि कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो जाएगा और तब वहां पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन LCR का होना जरूरी है, दैट ग्राफ इज I0 वर्सेस ओमेगा, ताकि करंट कैसा होगा वो हमें बताना है। कोई स्पेसिफिक ओमेगा पे ऐसा होगा वो भी हमें बताना है। और यहाँ पे ऐसा बताना, ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक रेंज बना दिया मैंने, दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में क्या कॉमन है? तो कि दोनों के बीच में ओमेगा R है वो आता है। ओमेगा 1 में थोड़ा मतलब ओमेगा R
ओके चलो यहाँ पे ओमेगा 1 से ओमेगा आर में जाना हो तो मैं क्या करूँगा, तो कि भाई ओमेगा 1 कैसे मिलेगा, तो कि ओमेगा 1 ऐसे मिलेगा कि भाई जो रेजिस्टिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसमें से कुछ वैल्यू कम कर दो तो आप ओमेगा 1 पे आ जाओगे। ओमेगा 2 पे कब आओगे, तो कि यार रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में उसमें कुछ ऐड करेंगे तो आ जाएंगे। इसको कैसे मैं समझाऊंगा, तो कि 98.3 दैट इज ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ऐसा कहता हूँ इसमें से 2 कम करो 0.2 कम करो तो आप पहुंच गए 98.1। ओके और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 98.5। तो डिफरेंस जो है 3 4 5 1 2 3, यानी इसमें से कुछ कम किया तो यहाँ पहुंचा, इसमें कुछ ऐड किया तो मैं यहाँ पहुंचा। ये जो गैप है उसको कहते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो बैंड विड्थ कहाँ से आपको मिल सकता है। इफ़ यू नोटिस, अगर आपके घर में आप कभी टीवी देखते हैं, कोई भी चैनल अगर आप सर्फिंग करते हो तो वहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट मैंने समझाया था, इट इज़ कंसिडर एज ए वहाँ पे एक स्पेसिफिक जोनर होता है, जैनर जिसको कहते हैं कि स्पोर्ट्स जैनर है या तो किड्स है, मूवीज़ है, एंटरटेनमेंट है, इन्फोनेंट है। तो ऐसे अलग 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 टाइप के चैनल्स है, उसी के अंदर उसी के टाइप की चैनल्स जो है वो आती है। अगर मान लो स्पोर्ट्स चैनल आपने रखा हुआ है एंड इफ़ यू वांट टू वॉच एनी न्यूज़ चैनल तो उसमें आपको कहीं न्यूज़ मिलेगा नहीं। हाँ, न्यूज़ चैनल देखते तो उसमें उसमें एंटरटेनमेंट मिल जाता है न्यूज़ सुनते सुनते, ताकि न्यूज़ चैनल में न्यूज़ जैसा तो कुछ होता नहीं है, वो तो एंटरटेनमेंट चैनल ही होता है ऐसा लगता है, बट प्योर एंटरटेनमेंट, वो डेली सोप टाइप का, सास बहू टाइप का। ओके तो उसके लिए एक अलग जॉनर होता है। तो वहाँ पे जो चैनल का अलॉटमेंट किया जाता है उसको कहते हैं उसका बैंडविड्थ। जैसे कि मैं 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 98 मेगाहर्ट्ज तक मैं कितना भी सर्फिंग करूँ, कितना भी ऊपर नीचे चला जाऊँ, तो क्या मैं रेडियो मिर्ची सुन सकता हूँ, तो क्या नहीं। बहुत बड़ा गैप था 88 से लेकर 98 के बीच में, फिर भी मुझे रेडियो मिर्ची नहीं सुनाई देगा। पर उसमें से मैं हल्का सा चेंज करूँगा, जस्ट हल्का सा 98.3 0.3 का ही चेंज, और मुझे रेडियो मिर्ची सुनाई देगा। सो दिस इज कंसिडर एज ए रेंज। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके आजू बाजू वाला कोई रेंज हमने पकड़ लिया, और वो जो रेंज आता है उसको कहा जाता है बैंडविड्थ। ध्यान से समझिएगा, ये और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कम का है, कनेक्टेड है, थोड़ा लंबा भी है। ओके बट मजेदार पॉइंट्स है उसके अंदर। So that current amplitude is as a peak at the resonance frequency, of course वही बात है, it is something like that कि आप रेडियो मिर्ची सुनना चाहते हो तो आपको एकदम मजेदार परफेक्ट साउंड विदाउट डिस्टर्बेंस कौन से स्टेशन पे सुनाई देगा? यस एनीवन टेल मी, कहाँ सुनाई देगा रेडियो मिर्ची परफेक्ट मजेदार एकदम क्लियर कट? 98.3। ऑब्वियस। वहां पे रेजिस्टेंस कैसा होगा? मिनिमम। मिनिमम होगा तो सही, पर मिनिमम होगा। तो करंट कैसा होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। बस खत्म हो गई बात। ओके लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जितना रेजिस्टेंस कम होता है फ्लो उतना ज्यादा होता है। सो ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC एंड फॉल्स टू 0 इन इधर डायरेक्शंस। मतलब आप गैप जितना हो सके उतना कम करते जाओ तो आप परफेक्ट एक फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हो। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्यों भाई ऐसा कहा? तो कि क्या इस फॉर्मूला के अंदर कहीं प्यार दिख रहा है? तो कि नहीं दिख रहा, तो बस खत्म हो गई बात। बट द शार्पनेस ऑफ पिक दैट डिपेंड्स ऑन द आर। ओके शार्पनेस उसको कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि रेजोनेंस कितना है। ओके अगर वहां पे अगर हमने एक सेकंड, हाँ अगर हमने वहां पे रेजिस्टेंस को नहीं देखा, रेजिस्टेंस को नहीं समझा तो पता नहीं चलेगा। ताकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना शार्पनेस जो है, रेजिस्टेंस जितना कम उतना शार्पनेस मजेदार होगा, परफेक्ट होगा। The peak is a higher for the smaller value of r. कितनी कॉमन सी बात है। Thus the resonance is a sharp for small r and flat for larger r. बहुत कॉमन सा आइडिया, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना शार्पनेस कम होगा। अगर आप पढ़ते 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 मोबाइल में बार बार देखते रहते हो, कभी इंस्टा किया, कभी व्हाट्सअप किया, कभी फेसबुक किया, कभी इंस्टा, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सअप, और उसमें से बोर होने के बाद आप ऐसा कहते हो कि यार मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ, ओके काफ़ी मैं बोर हो चुका हूँ,
तो मैं चलो थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, तो दैट नॉट वर्क्स। ओके चलो अब देखिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर रहा होगा। नाउ करंट एम्पलीट्यूड हैज अ पीक at the resonance frequency omega r 1 upon root LC, that's a common और repeated point। sharpness देख लिया, जितना resistance कम होगा उतना sharpness मजेदार होगा। resonance measured by coefficient called quality factor और Q factor। okay, quality factor जितना अच्छा उतना sharpness भी अच्छा होगा, तो sharpness को measure करने के लिए आप Q factor का सहारा जो है वो ले सकते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे 1/√2 वाला है, उसको ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। द Q फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ द साइड्स। जो अभी मैंने कहा था ना, वो पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है। of resonance frequency such that each frequency the current amplitude becomes 1/√2 times its virtual times that the value at resonance frequency। अब ये जो पॉइंट है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इसको लेकर आपके दिमाग में एक ही छोटा सा पॉइंट रखिएगा, इट्स अबाउट I = I0/√2, जिसको आप IRMS कहते थे। ओके अभी थोड़ी देर में वो पता चल जाएगा कि हाउ इट 1/√2 कम्स। ओके पूरा लाइन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Q फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे बता दिया ओमेगा आर, टू द डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी वो हो गया ω2 माइनस ω1। बड़ा ओमेगा यानी ω2 इधर आता था, वहां पे मैंने बताया था कि ω2 कैसे मिलता है, तो कि ओमेगा आर में कुछ ऐड करें समथिंग दैट्स डेल्टा ओमेगा, और ω1 कैसे मिलता है, तो कि जो ओमेगा आर है उसमें से हम कुछ कम करें दैट्स डेल्टा ओमेगा। तो उसका जो डिफरेंस है वो बताया है 2 डेल्टा ओमेगा बनेगा, जिसको कहा जाता है बैंडविड्थ। और ये अपन 1/√2 वाली बात, such that at each frequency the current amplitude becomes 1/√2 times the value at resonant frequency, यानी frequency at which the current falls to 1/√2 times its resonant। अब उसी चीज को यहाँ पे सिंपल तरीके से देखना है, एक ग्राफ के थ्रू समझाया है ये 1/√2 वाला किस्सा। देखिए ध्यान से, हल्का सा समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ω1 इस ओमेगा आर में से कुछ कम करो तो ω1 मिलता है, ओमेगा आर में कुछ ऐड करो तो डेल्टा ओमेगा मिलता है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, चलो ले लिया ω2 माइनस ω1। ω2 है ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर कैंसल, सो यू हैव 2 डेल्टा ओमेगा, और ये जो 2 डेल्टा ओमेगा है उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ पे जो मैंने बैंडविड्थ लिया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट था, तो मैक्सिमम करंट तो आप ऐसा कहते थे ना E0/R, करंट दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन आर, दैट इज अ मैक्सिमम करंट वैल्यू। तो क्या हाँ, अब जब मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ जहाँ पे मैं हाफ पावर मतलब बैंडविड्थ की बात करता हूँ, तो जहाँ बैंडविड्थ मिलता है वहाँ करंट जो यहाँ पे था उससे यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसने बताया कि वहाँ पे करंट I = I0/√2 जितना हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जब हमें रेजोनेंस कंडीशन बनता है तो वहाँ पे करंट मतलब वो जो पैरेलल वैल्यू देखा ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंस लिया हुआ था वो डिफरेंस को अगर मैं कोई y एक्सेस के साथ कंपेयर करवाता तो जो करंट यहाँ पे मिलता था उसी करंट का √2 जितना वैल्यू हो, तब जाकर हमें ये ω1 और ω2 का शार्प या तो क्लियर कट वैल्यू जो है वो मिल जाता था। मतलब क्या, तो कि अगर मैं यहाँ पे टोटल करंट की बात करूँ तो कि टोटल करंट अब क्या बन जाएगा, तो कि टोटल करंट बन जाएगा I0/√2, और यहाँ पे या I0/√2 है, पर मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मुझे उसको टोटल करंट के फॉर्म में लिखना हो तो टोटल करंट के फॉर्म में आप ऐसा कह सकते थे, देखिए E0/R क्या है,
ओके, E0/R तो I0 है, तो यहाँ पे जो करंट मिलता वो करंट कितना हो गया, I0/√2 जितना हो गया. सो दे मेंशन omega 1 and omega 2 are the frequencies at which the current falls. मतलब यहाँ पे जो करंट था उससे अगर मैं by√2 जितना वैल्यू ले लूँ at its resonant value, मतलब क्या, तो कि जो पिक करंट मिला था उसको मैं डिवाइड बाय√2 कर दूँ, और √2 करने के बाद जो करंट वैल्यू पे मैं यहाँ पे ये पिक और ये पिक लेकर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो वो मेरे लिए omega 1 और omega 2 का वैल्यू जो है वो बन जाता है. ताकि y एक्सिस आपके पास था, आपके पास पता है कितना टोटल करंट था, तो क्या, हाँ, इफ दैट करंट डिवाइड बाय 1/√2, ओके, मतलब डिवाइड बाय√2, और उस वैल्यू के हिसाब से अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते, दो आपको पॉइंट्स मिलते और दोनों पॉइंट्स से आप नीचे ओमेगा की ओर चलते, ओमेगा एक्सिस पे चलते, तो आपको एक मिलता omega 1 और एक मिलता omega 2. ठीक है, वो जो omega 1 और omega 2 आपको मिलता उसका जो डिफरेंस आप लेते तो वो बन जाता आपका 2 डेल्टा ओमेगा. वैसे 2 डेल्टा ओमेगा हाफ कर लो, और सिर्फ मैं डेल्टा ओमेगा की बात करूँ तो अगर 2 डेल्टा ओमेगा को बैंडविड्थ कहते हैं तो डेल्टा ओमेगा को क्या कहेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा. 2 डेल्टा ओमेगा दैट इज अ बैंडविड्थ, देन डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? हेलो, बैंड width is equal to 2 डेल्टा ओमेगा. तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू के बने तो के 2 जाए नीचे, और बैंड विड्थ का आधा, आधे को कहते हैं हाफ, इसलिए इसका नाम हो जाता है हाफ बैंड विड्थ. ओके, दैट इज कॉल्ड हाफ बैंड विड्थ. उसके पीछे भी रीज़न है हमारे पास, बहुत क्लियर कट, बहुत ही मज़ेदार है. कि सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पावर एट दैट पॉइंट, सी द इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर मैं इस पॉइंट पे पावर कहता, व्हाट इज पावर फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू I²R. करो इसका स्क्वायर, E² बाय 2R² इंटू R. ओके, R किया कैंसल, E² बाय R लाइक V² बाय R, तो वो तो पावर होता ही है. पर यहाँ पे जो मिला उसको मैं अगर P डैश कह देता हूँ और इसको मैं P0 कह देता हूँ, तो P0/2, यानी उस पॉइंट पे जो पावर मिला उसको कहते हैं हाफ पावर, एंड दैट इज ओनली यू गेट इट एट द डेल्टा ओमेगा. तो आप उसको हाफ पावर बैंडविड्थ भी कह सकते हो. ओके, चलो, आफ्टर दिस अगर किसी को कोई जगह पे डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमें वो दो वैल्यू मिलनी चाहिए जो टोटल करंट से 1/√2 जितनी हो जाती है. चलो, आफ्टर दिस द फ्रीक्वेंसी रेंज omega 2 माइनस omega 1 दैट इज कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ. बैंडविड्थ मतलब मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल है तो वो एक ही स्लॉट के अंदर होती है, कोई म्यूजिक चैनल है, कोई कार्टून चैनल है, किड्स चैनल है, जनरल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल है, तो वो सभी कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ही होती है और इसीलिए उसको कहते हैं ये उसका बैंडविड्थ है. चलो, the larger the value of Q factor, the smaller is the value of 2 delta omega or the bandwidth and sharper the peak in the current. कॉमन सी बात होगी, जितना आप ये शॉर्ट नैरो लेते जाओगे उतना उसका शार्पनेस है वो ज्यादा होता जाएगा. एंड यस, यहाँ से छोटा सा 1 मार्क ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है. Q factor is a dimensionless quantity. क्यों? क्योंकि यार अभी तो आपको बताया गया Q फैक्टर होता क्या है. Q फैक्टर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ का रेशियो. बैंडविड्थ में है क्या, तो क्या omega 2 माइनस omega 1. ऊपर भी क्या था, तो क्या omega R तो था, मतलब ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. इसको नाम भले आप बैंडविड्थ दे दो पर अल्टीमेटली है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ऊपर भी वही, नीचे भी वही. दैट्स व्हाई Q फैक्टर इज नोन एज dimensionless. Okay,
अब आता है एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। अपारम, ओके सॉरी, देखिए ये जो z है, z का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 2r। तो देखिए इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिर से उसको मैं बता देता हूँ, बताना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जो पॉइंट है वो ऐसा कुछ है कि क्यू फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे ओमेगा आर इज इम्पेडेंस इज इक्वल टू आर। मतलब क्या, तो कि अभी जस्ट वो पॉइंट हमने देखा कि I इक्वल टू बनता है E0/R और वही वैल्यू जो वैल्यू लिया आपने वहाँ पे बन गया √2R। मतलब हमने ऊपर वाला जो ग्राफ था वहाँ पे हमने समझा कि ये जो वैल्यू थी वहाँ पे पिक वैल्यू था, पिक करंट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डिनोमिनेटर में R था। जैसे ही हम यहाँ से I0 से I0/√2 वाली वैल्यू पे आए और वहाँ से हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को डिफाइन किया तो वह वैल्यू बन गया E0/R एंड यहाँ पे आ गया √2। तो उसी चीज़ को अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि किस तरह से वो Q का एक्सप्रेशन है वो निकाला जा सकता है। तो देखो Q का जो एक्सप्रेशन निकालना है वहाँ पे आइडिया तो वैसे बहुत ही सिंपल सा लेना है कि जो सिर्फ R था उस R की बजाय हम यहाँ पे √2R जो है वो लेने वाले हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R। आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल करो तो ये बन जाता है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आया। अब मैं यहाँ से फिर से दोनों साइड रूट ले लेता हूँ, तो हमारा जनरल मैथ्स ऐसा कहता है कि 4 का रूट 2 नहीं होता है, 4 का रूट +or-2 होता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा c उसको मैं R कह दूँ और ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2c को मैं माइनस R कह दूँ। यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू में आपको क्या करना है, तो कि एक को मैंने प्लस आर लिया, एक को मैंने माइनस आर लिया, ताकि इसका रूट जब हम निकालेंगे तो +or-R देने वाला था। नाउ व्हाट, अब इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, इसको इक्वेशन में 2 कह दूँ। एक बार हम उसको ऐड करेंगे, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मैं इस वैल्यू के ऊपर कैसे भी करके आना चाहता हूँ ताकि मुझे Q निकालना है। ओमेगा आर का वैल्यू मुझे पता है 1/√LC होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, तो क्या आर और माइनस आर वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड करते हो, जब ऐड करते हो तो L वहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मिलेगा, राइट। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लो और 1/c भी कॉमन ले लो, तो 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 ऐसा मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल क्या किया, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। पहले दोनों को ऐड किया तो L कॉमन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इसमें से -1/c कॉमन मैंने ले लिया तो 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 होता है। अब यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने कॉमन निकाल ली, इस साइड जाने दिया, 0 हो गया। बचेगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, L माइनस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। L इक्वल टू 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2। मान लो ये एक रिलेशन मुझे मिला, मैं L की जगह पे ये या तो ये जो लिखा है उसकी जगह पे L ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मुझे लेना है, दैट इज अ सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आप ऐसा कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन मुझे लेना है, तो आप ऐसा कह दीजिए सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जैसे मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे
इस R में से इस R को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R माइनस माइनस R तो वो तो हो जाएगा 2R। और जब मैं इसका सब्ट्रैक्शन लेता हूँ तो जैसे L कॉमन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बनेगा ऐसा। अब यहाँ पे माइनस 1 अपन ओमेगा C करेंगे माइनस पर हो जाएगा प्लस, यानी करना क्या पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वो बड़ी वाली पॉजिटिव वाली वैल्यू इस साइड आएगी। ओके, तो एक काम करता हूँ, वो पूरा का पूरा है ना उसको फिर से मैं साइड में यहाँ पे बताऊंगा तो ज़्यादा आपको उसमें मज़ा आएगा या तो पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तो एक सेकेंड, हाँ तो देखिएगा करना क्या था, तो कि भाई सब्ट्रैक्शन लेना था। तो सब्ट्रैक्शन में देखते जाए ध्यान से, एक स्टेप लिख रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए अपने को। ओमेगा 1L ओमेगा 2L मैं ये पूरा का पूरा ही लिख देता हूँ ताकि कोई अपने को कन्फ्यूजन ना हो। ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा 2L माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2C R माइनस माइनस R। ठीक है, देखो ये और ये उसमें से L कॉमन वो आ गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब यहाँ से ये प्लस वाला मैं पहले लिख देता हूँ, 1 अपॉन C कॉमन आ गया तो 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 ऐसा मिल गया और ये बन गया हमारा 2R वैल्यू। ये एज इट इज़ परफेक्ट नोट्स में दिया है, ऐसा ही लिखा है। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ले सकते हैं तो क्या L ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस 1 अपॉन C ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई ओमेगा 2 ओमेगा 1 ऐसा मैंने लिख दिया और इधर फिर से 2R लिख दिया। अब क्या है तो कि देखो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो कि दोनों में से कॉमन आ सकता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, एक बचा L एक बचा 1 अपॉन C ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो हमने यहाँ पे जस्ट प्रीवियस पॉइंट में मैंने उसके ऊपर बॉक्स बनाया था कि 1 अपॉन C ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, उसकी जगह पे आप L ले सकते हो और इसीलिए हम यहाँ पे उसको L लेना चाहते हैं इज इक्वल्स टू 2R। L प्लस L 2L हो गया, इससे 2R था 2 कैंसिल कर दिया तो हमें ऐसा मिल सकता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू R बाई L। ओके, अब ये जो R बाय L मिलता है तो वही चीज़ मैं Q फैक्टर का जो फॉर्मूला है वहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। हमारे पास है ओमेगा R इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, कहाँ से आया था तो कि दोनों को इक्वल किया था ना, वहाँ से आया था। और ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, अब ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एक जस्ट ऐसे दो फ्रीक्वेंसी थी। अब 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 वो वैल्यू अपने को सेम देता है, उसका वैल्यू क्या मिलता है तो क्या R बाय L मिलता है। तो 1 अपॉन ओमेगा R, तो यहाँ पे ओमेगा R की जगह पे मैं लिख दूँ 1 बाय रूट एल सी। ओके, और ये डिनोमिनेटर में था इसलिए R इधर जाएगा और L जाएगा ऊपर, तो ऊपर L नीचे रूट L, यानी ऊपर बचेगा रूट L नीचे आएगा रूट C। सो दिस इज 1 अपॉन R अंडर रूट L बाय C। सो दिस इज Q फैक्टर फॉर्मूला। वैसे यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया दे दूँ, ये एज इट इज़ ही नोट्स में दिया हुआ है, बस जस्ट एक चीज़ बतानी थी कि रूट 2R तो कि वो भी हमें ग्राफ से पता चलता है, जब आप रूट निकालते हो तो एक में प्लस और एक में माइनस आता है, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसा लेना था। दो इक्वेशंस को ऐड करना है, एक रिलेशन मिलता है, दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करो तो एक दूसरा रिलेशन मिलता है, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपको रिलेशन मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको पता था, तो वहाँ से Q का फॉर्मूला जो है वो आपके लिए रेडी जो है वो हो जाता है। यू कैन सी दैट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस था वो फोकस था इस फॉर्मूला के ऊपर, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी आर ऐसा भी कह दो या तो 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी भी कह दो। तो यहाँ से अब हम ऐसा कह सकते हैं कि Q फैक्टर तभी पॉसिबल होगा जब कोई भी सर्किट में R, L और C तीनों के तीनों हो। So if the Q factor is a large, that is R is a low or L is a large, the bandwidth of 2 delta omega is a small,
दैट इज ओके, बट यहाँ पे ये बताना बहुत 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 ज़रूरी होता है कि Q factor only we can just get in the case when we have LCR, तीनों के तीनों हो तो ही Q factor है वो फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज उसका फॉर्म होना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज अबाउट पावर। अब हमारे पास पावर का फॉर्मूला है ऑलरेडी। व्हाट इज बेसिक पावर फॉर्मूला, क्या लगता है पावर का क्या फॉर्मूला है? VI। VI। ओके, अब अगर मान लो मैं कहता हूँ कि हमारे पास, वैसे यहाँ पे बताया डिफाइन पावर फॉर एन AC सर्किट, derive an expressions for the average power of a series LCR circuit connected to an AC source, discuss the various special cases। अब LCR मैंने बोल दिया तो LCR के पॉइंट्स हमने देखे, उसका फेजर डायग्राम देखा, तो हमने वहाँ पे ऐसा कहा था कि इन द केस ऑफ LCR ऐसा कुछ बन सकता है कि या तो इंडक्टर बड़ा होगा तो करंट लैग करेगा, कैपेसिटर का वैल्यू बड़ा होगा तो करंट लीड करेगा, यानी दो में से कोई एक कंडीशन जो है वो आप वहाँ पे ले सकते हो। अब अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि मान लिया कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटा है, तो करंट लीड करेगा, सॉरी करंट लैग करेगा। कितना लैग करेगा? तो क्या फाई एंगल जितना लैग करेगा। तो वोल्टेज का वैल्यू E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी फिक्स था, करंट का वैल्यू I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, मतलब फाई जितना वो वैल्यू कैसा रहेगा, कम रहेगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल आइडिया कि हमें पावर का वैल्यू निकालना है EI या तो VI। एनर्जी स्टोर्ड, दैट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज पावर, EI कह सकते हैं। DC circuit power is given by the product of voltage and the current, P is equals to VI. But in AC circuit, both the voltage and the current vary sinusoidally with the time and generally not in the phase। मतलब LCR है तो फेज में तो होने नहीं वाले हैं, और वहाँ पे दोनों में साइन फंक्शन हो आता रहता है। साइन फंक्शन आता रहता है मतलब दोनों में साइन फंक्शन है, साइन ओमेगा टी है, कॉस भी हो सकता है, साइन ओमेगा टी माइनस फाई, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब वो यहाँ पे सेम फेज में तो नहीं है। अब सेम फेज में नहीं है इसलिए यहाँ पे एक अलग पॉइंट बताया गया। फॉर एन AC सर्किट वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर as the product of instantaneous voltage and the instantaneous current। तो इंस्टेंटेनियस यानी क्या, जो मोमेंट पे चेंज होता रहता है, मतलब जिसके अंदर टाइम फंक्शन आता हो। तो ये बन गया E0 साइन ओमेगा टी, ये बन गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली बायोलॉजी वाले, ताकि हो सकता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ ना किया हो। ओके, बायोलॉजी वाले ने तो नहीं ही किया है, मैथ्स वाले ने कितना किया है वो भी मुझे नहीं पता है, पर एक छोटी सी मैथ्स की आइडेंटिटी जो है उसका डायरेक्ट वैल्यू है, उसका हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे साइन ओमेगा टी into sin omega t minus phi, that is something at SS, और आइडेंटिटी होती है 2SS। ओके, ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे यूज़ करना है, और वो आइडेंटिटी कौन सी है वो भी आपको नोट्स के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सिर्फ रेफर करवा रहा हूँ या तो रिपीट करवा रहा हूँ। तो देखिए, दोनों I का वैल्यू E का वैल्यू लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को मैंने A कहा, इस वैल्यू को मैंने B कहा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ताकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो कुछ ऐसी है, 2 साइन A इंटू साइन B विच इज इक्विवेलेंट टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B विच इज गिवन हियर। ठीक है, तो वो तो आपको याद ही रखनी है। तो कि 2 साइन A साइन B कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। तो एक वैल्यू बनता है A और दूसरा वैल्यू बनता है B। अब A में से B को पहले सब्ट्रैक्ट करो, यू कैन सी दैट, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है पर हम यहाँ पे रफ में करके देखते हैं। ओमेगा टी कैंसिल, बचा सिर्फ फाइव। अब दोनों को करके ऐड करो, तो चलो ये इसको ऐड किया, ये सब्ट्रैक्शन हुआ, ओमेगा टी ऐड हुआ, इसलिए वो बना 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी ये टर्म है वो टाइम वेराइंग टर्म बना ताकि उसके अंदर टी आया। तो अब देखिएगा ध्यान से कि E0 Y0 by 2 cos phi minus cos 2 omega t phi कहा, but this term is a time dependent and average over a cycle is 0। चलो ये स्टेटमेंट को समझाएगा।
for a one periodic cycle how we can see that time dependent value becomes 0, ये हम कर चुके हैं आगे। फटाफट फटाफट चलो जल्दी जल्दी। फुल साइकिल में एवरेज 0 हो जाता है ना। हाँ क्यों होता है? तो कि साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, जहाँ पे वो IRMS मैंने इंट्रोड्यूस किया था उससे पहले मैंने आपको लिख कर बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। उसी तरह से सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा हो उसका फॉर वन पीरियडिक साइकिल वैल्यू 0 होता है। वो 0 हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। यू कैन सी दिस E0 Y0 बाई 2 का हो, बाई 2 है उसको √2 ले लो। क्यों? क्योंकि यार मज़ा आता है ERMS IRMS देखने में। ये सिर्फ cos फाई बचा था कि टाइम वेराइंग फैक्टर था वो 0 हो गया, कैंसिल हो गया। ये cos फाई इक्वल टू R बाई Z, याद करिए वो ट्राइंगल हमने बनाया था LCR वाले में। यहाँ पे ये फाई बने, इसको आप XL माइनस XC कहो, ये R आए, ये Z आए, तो cos फाई बन जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो उसके हिसाब से वो बन जाता है R by Z. Now, that's 3 special cases. First is about only resistor, then capacitor and inductor. तो हमारे पास फाई का वैल्यू रेडी है। रेजिस्टिव हो तो इन फेज यानी cos 0 होता है 1, तो वहाँ पे मिलता है ERMS इंटू IRMS। अब इसी को मैं स्क्वायर RMS भी कह सकता हूँ, मतलब आई को मैंने रिप्लेस कर दिया, वन इज द सेम थिंग। इंडक्टिव हो चाहे कैपेसिटिव हो, दोनों में करंट लीड करे या लैग करे पर एंगल बनता π/2 है। अब cos प्लस π/2 लो या cos माइनस π/2 लो, दोनों ही किस्सों में आंसर 0 है, तो दोनों ही किस्सों में एवरेज पावर जो है वो कैसा बनेगा? 0 बनेगा। और अगर मैं LCR सर्किट की बात करूँ तो LCR सर्किट में आप ऐसा कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग फाई वैल्यू, तो यू कैन जस्ट गिव दैट ERMS IRMS cos फाई, और cos फाई बनता है XL माइनस XC बाई R. So sometimes that one may have a non-zero value. Non-zero value इसलिए कहा ताकि RL होता तो फाई जितना लैग करता, LC होता तो या तो इंडक्टर बड़ा होता तो लैग, कैपेसिटर बड़ा होता तो लीड करता, LCR तो कि वो भी लीड या तो लैग कर सकता है। So the power is consumed in such circuits but only in the resistor R, वो वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो दे सकता है। जब कंडीशंस रेजोनेंस की बन जाए, XL XC इक्वल हो जाए, XL XC इक्वल हो गया, फिर से ये प्योर रेजिस्टिव बन गया, फिर से R जैसा आ गया, तो यहाँ पे उसने ऐसा कहा दैट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट थ्रू रेजिस्टेंस R। तो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से आप याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ओके, और ये 14 और 13 तीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 पार्ट 1 से आपको लिखने हैं 2 बार। सभी के सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाए उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, चलो टाटा बाय बाय। ओके।